नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, एमपीटेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सोशल साइंस के लिए जो एमपी में शिक्षक भर्तियों के लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें जुलाई अगस्त में आपके पास वर्ग 2, वर्ग 3 का नोटिफिकेशन ईएसपी के कैलेंडर पर आ चुका है, इसकी डेट भी आ चुकी है। तो आज हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सोशल साइंस के अंतर्गत वर्ग 2 और वर्ग 3 और वर्ग 1 हिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा है थंबनेल के अंदर, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें आज हम पढ़ेंगे सामान्य परिचय, मानव की उत्पत्ति, क्लास 1। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक को। जैसा कि आपके सामने एक पीडीएफ के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, एमपीटेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 सोशल साइंस क्लास फॉर प्री एंड मेंस एग्जाम्स। बिल्कुल, ये आपको प्री और मेंस एग्जाम दोनों में हेल्पफुल रहेगी और बिल्कुल सटीक नोट्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे कि आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हम आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपके बिल्कुल कंटेंट्स आईएमपीस जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहीं से आपको हम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप हमारे वीडियो को देखकर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 1, प्राचीन भारत का इतिहास, इसका सामान्य परिचय, मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो हम देखेंगे इतिहास, हिस्ट्री। इस शब्द का जिक्र सबसे पहले ऋग्वेद मिलता है। यदि आपसे कोई पूछे कि इतिहास शब्द का जिक्र सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो आप बताएंगे इसको ऋग्वेद मिलता है। इतिहास अर्थात ऐसा ही हुआ होगा या हुआ था। इतिहास का मतलब क्या होता है? पूर्व में या प्राचीन काल में ऐसा ही हुआ होगा, इस बात को इंडिकेट करता है। और हम जानेंगे इसमें आगे स्टडी ऑफ पास्ट अर्थात अतीत का अध्ययन। स्टडी ऑफ पास्ट का मतलब होता है अर्थात अतीत का अध्ययन, मतलब प्राचीन काल में हमने किस प्रकार से अध्ययन किया था, ये इस बात को इंडिकेट करता है। आगे हम बात करते हैं, इसमें नोट करके कुछ लिखा हुआ है, देखो आगे। सबसे पहले हम अतीत के बारे में सुनकर समझते थे, जिसे श्रुति कहते थे। यदि आपसे प्रश्न बनता है सबसे पहले हम अतीत के बारे में कहाँ सुनकर समझते थे, उससे हम क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? श्रुति। श्रुति मतलब सुनकर ग्रहण करना। आगे हम बात करते हैं इतिहास को लेखन की परंपरा। हेरोडोटस यह एक यूनानी का इतिहासकार है। बिल्कुल, हेरोडोटस जिसका सभी को पता है, ये इतिहास के जनक कहे जाते हैं, है ना। तो क्या बोला है, इतिहास को लेखन की परंपरा। हेरोडोटस यह एक यूनानी इतिहासकार है और उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिकल था। यदि आपसे कोई पूछे कि हेरोडस हेरोडस जो इतिहास के जनक थे, फादर थे, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो आप बताएंगे हिस्टोरिकल। बिल्कुल। आगे हम बात करते हैं हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा दी जाती है। जैसा कि आपको मैंने ऊपर बताया, हेरोडोटस को इतिहास के जनक अर्थात उनके पिता की संज्ञा हम देते हैं। और इतिहास का विभाजन दो आधारों पर होता है। इतिहास का विभाजन हम दो आधारों पर करते हैं। वो कौन कौन से विभाजन है? तो पहला विभाजन आपका है लिपि के आधार पर अर्थात लिखित साक्ष्यों के आधार पर। कहने का मतलब यह होता है कि इतिहास को जब हम दो भागों में बांटने की कोशिश करते हैं, तो कौन कौन से दो पार्ट हैं? तो पहला पार्ट आपका है लिपि के आधार पर अर्थात लिखित साक्ष्यों के आधार पर। बिल्कुल सही बोला, लिखित साक्ष्य मतलब जिसको हम पढ़ पढ़कर सुनकर देख सकें, उसको बोलते हैं लिखित साक्ष्य। दूसरा है उपकरणों के आधार पर। तो हम एक के बाद एक इन सभी को डिटेल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला पॉइंट आपका है लिखित साक्ष्य लिपि के आधार पर। इतिहास तीन भागों में बांटा गया है। यदि आपसे कोई पूछे लिखित साक्ष्य लिपि के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे इतिहास को लिखित साक्ष्य के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे इसके माध्यम से। जब लिपि का इस आविष्कार नहीं हुआ, बिल्कुल सही कहा। पहला पॉइंट क्या बता रहा आपको? जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ। और दूसरा पॉइंट बता रहा आपको जब लिपि है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका। लिपि का आविष्कार तो हो गया लेकिन उसको हम पढ़ने में असमर्थ रहे। सेकंड पॉइंट आपको इंडिकेट कर रहा है। और थर्ड पॉइंट की हम जाते हैं, जब लिपि को पढ़ा जा सका। बिल्कुल, ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जो इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं, है ना। उसके बाद हम एक एक को आपस से डिफाइन करेंगे। जब लिपि का आविष्कार हुआ उस समय क्या हुआ, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ उस समय क्या हुआ, तो नो रिटन एविडेंस, बिल्कुल कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इसे हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। बिल्कुल, और ये स्टोन एज के अंतर आता है। क्या बोला हमने? जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ उसे हम क्या कहते हैं? इसमें क्या होता है? नो रिटन एविडेंस, कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। इसे हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। इसके अंतर स्टोन एज या पाषाण काल आता है। आगे हम कोशिश करते हैं आपको अच्छे से समझाने की, ताकि आपको अच्छा पूरे एग्जाम में आपको हेल्प मिले। जब लिपि, सेकेंड पॉइंट का है जब लिपि है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका, लिपि होने के कारण भी उसको हम पढ़ नहीं पाए, इसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसका संबंध
सैंधव सभ्यता और वैदिक संस्कृति से था। बिल्कुल, यदि आपसे कोई पूछे जब लिपि है पर उसे पढ़ा नहीं सका, उसका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे आद्य ऐतिहासिक काल। यहाँ से एक आपका आप क्वेश्चन बन गया है और इसका संबंध संभवतः सैंधव सभ्यता और वैदिक संस्कृति से था। और तीसरा पॉइंट था आपका, जब लिपि को पढ़ा जा सका, उस समय क्या होता है, ये लिपि भाव चित्रात्मक लिपि में थी और यह महाजनपद काल के बाद का समय था। ठीक है, अब हम बात करते हैं उपकरणों के आधार पर इतिहास का विभाजन। उपकरणों के आधार पर हम बात करेंगे इसमें, तो मानव क्या है, सबसे पहले आपसे पूछेंगे मानव क्या है, तो आप बताएंगे ह्यूमन इज द टूल मेकिंग एनिमल। बिल्कुल, आप इसमें जानने की कोशिश करेंगे, मानव उपकरण बनाने वाला जानवर कहलाता है ना। क्या बोला आपको, ह्यूमन इज द टूल मेकिंग एनिमल, मानव उपकरण बनाने वाला जानवर कहलाता है। उसके बाद इसमें आगे हम बात करते हैं अ, तांबा मानव के द्वारा खोजी गई पहली वस्तु थी। आपको सबको पता है कि तांबा मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली वस्तु मानी जाती है। और हम आगे बात करते हैं इसमें पाषाण एज मतलब स्टोन, पाषाण युग को बोलते हैं स्टोन एज, ताम्र पाषाण को क्रोमिकल स्टोन एज बोलते हैं, और कांस्य युग को बोलते हैं ब्रोंज सिविलाइजेशन, और लोह युग को बोलते हैं आयरन एज। बिल्कुल, अब हम आगे आगे बात करते हैं उत्तर वैदिक काल से वर्तमान तक का जो समय है वो किस प्रकार से। हाँ, लोह युग को हम उत्तर वैदिक काल से वर्तमान युग तक का समय मानते हैं। और आगे हम बात करते हैं बदलाव या कालखंड के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो बिल्कुल सही बोला, 3 भागों में बांटा गया है। राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल, सामाजिक, सोशल, है ना। ये किसके आधार पर है? बदलाव या कालखंड के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा, राजनीतिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल, सामाजिक, सोशल। और हम आगे बात करते हैं इसमें मानव की उत्पत्ति, हम बात करते हैं मानव की उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ। तो हम सब मनुष्य किसकी संतान है, मनु की संतान है। मनु की संतानें कौन है, हम सभी मनुष्य अर्थात मनु की संतानें मानव कहलाती है। बिल्कुल, अब आगे हम बात करते हैं स्तनधारी का समूह प्राइमेट। क्या बोला मैंने आपको, स्तनधारी का समूह प्राइमेट, प्राइमेट से यहीं से मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। अब क्वेश्चन आपका बन गया है कि मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो स्तनधारी का एक समूह प्राइमेट है, इससे ही मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। इस समूह में वानर, गुरिल्ला, छछूंदर, ओरंटन, यह सब इसी ग्रुप में शामिल है। वानर अर्थात कपी को रामापिथेकस कहा गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बन गया है, वानर अर्थात कपी को हम इनमें से क्या कहते हैं, तो आपको बताना है रामापिथेकस। इसके आगे हम बात करते हैं इसमें, रामापिथेकस के अंतर्गत कुछ लोग जंगल से बाहर आए और कुछ जंगल में ही रह गए। रामापिथेकस के अंतर्गत कुछ बात ऐसी है जिसमें कुछ लोग जंगल से बाहर आ गए लेकिन कुछ जंगल में ही रह गए, और जो जंगल से बाहर आए वे ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए। अब आपसे क्वेश्चन बन गया है कि जो लोग जंगल से बाहर आ गए वो क्या कहलाए, तो आपको बताना है जो लोग जंगल से बाहर आ गए वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहलाए, और यहीं से इंसानी जीवों की शुरुआत हुई है। इसे इंसानों का आदि पूर्वज भी कहा जाता है। बिल्कुल, अब आपसे पूछेंगे इनमें से या निम्नलिखित में से इंसानों को पूर्वज किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को इंसानों का पूर्वज कहा जाता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। जो कुछ यूट्यूब चैनल या एप्लीकेशन पर इस कोर्स को बेचकर परचेज करना, सेल करने के माध्यम से बड़ी बड़ी अमाउंट्स लेते हैं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आगे हम बात करते हैं इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके खोजकर्ता सी रेमडार्ट हैं। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछें ऑस्ट्रेलोपिथेकस इसके खोजकर्ता कौन है, तो आप बताएंगे रेमडार्ट हैं। आगे हम बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका से इसके अवशेष मिले हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो अवशेष हैं वो दक्षिण अफ्रीका से इसके अवशेष मिले हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल में चूने की खान से इस मानव की खोपड़ी बरामद हुई है। अब यदि आपसे पूछे कि मानव की खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से ट्रांसवाल एक स्थान है जहाँ पर वहाँ के चूने की खान से इस मानव की खोपड़ी बरामद हुई है, जिससे पता चलता है कि यह जो मानव है तो 3 से 4 फीट का रहा होगा। बिल्कुल सही बोला, मानव को खोपड़ी से ये आभास होगा कि ये मानव 3 से 4 फीट का हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं अगला मानव जो आया, मतलब इसके बाद मानव की श्रृंखला चलती आई, कौन कौन से मानव आए, तो हम बात करते हैं इसमें अगला मानव जो आया उसका नाम था होमो हैनी हेविलेस, सॉरी, इसका नाम था होमो हेविलेस। पहला मानव जो हाथों का प्रयोग करता था। बिल्कुल, यदि आपसे पूछा जाए कि हाथों का प्रयोग करने वाला पहला मानव कौन था इनमें से, तो आप बताएंगे होमो हेविलेस। तो क्या बोला मैंने, अगला मानव जो आया उसका नाम था होमो हेविलेस, पहला मानव जो हाथों का प्रयोग करता था। आगे हम बात करते हैं उसके बाद आया, मतलब इसके बाद जो व्यक्ति आया है, मानव आया है, उसका बात करते हैं। उसके बाद आया हिडिल मानव, जिसमें सबसे कम दिमाग था, है ना। क्या है, उसके बाद जो मानव है उसका नाम है हिडिल मानव, जिसमें सबसे कम दिमाग था। यह यूरोप में पैदा हुआ और वहीं मर जाता है ना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगला मानव आया होमो इरेक्टस, यह पहला मानव है जो सीधा खड़ा हुआ। मानव की श्रृंखला
जिस प्रकार से बनी उस प्रकार से हम क्या बात करते हैं, अगला मानव होमो इरेक्टस इरेक्टस आया। यह पहला मानव है जो सीधा खड़ा हुआ। इसने हाथों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया। आगे हम बात करते हैं होमो इरेक्टस। मानव को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। जो होमो इरेक्टस मानव आए थे उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला मानव है जावा मानव, जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है। दूसरा आपका मानव है पिकिंग मानव, है ना। आगे हम बात करते हैं इन दोनों की खास बातें ये हैं कि ये दोनों ही नरभक्षी थे, मतलब मनुष्यों का भक्षण करते थे, मनुष्यों को खाते थे, अर्थात इंसानों को खा जाते थे, है ना। जावा मानव ने ही आग की खोज की है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन बन गया, कौन इनमें से कौन से मानव ने आग की खोज की, तो आप क्या बताएंगे, जावा मानव ने ही आग की खोज की है। आगे हम बात करते हैं पूरे प्राणी जगत में मानव ही जो आग जलाना जानता है एवं आग का प्रयोग करना जानता है। बिल्कुल सही बात कहा है। उसके आगे हम बात करते हैं इसमें पिकिंग मानव, जो कि नरभक्षी है, इसके अवशेष विश्व युद्ध में नष्ट हो गए। पिकिंग मानव की हम बात करते हैं जो कि नरभक्षी मानव को खाता था ये भी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद इसके अवशेष नष्ट हो चुके हैं, अभी हम नहीं मिले हैं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, इसके बाद जो मानव आया उसका नाम था निरंडरथल। जर्मनी की एक नदी है, नदी का नाम है निरंडरथल। यहाँ पर इंसानों ने घर बनाए थे। घर अर्थात गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आप क्या बताएंगे, घर अर्थात गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, जर्मनी के नदी जिसका नाम है निरंडरथल, यहाँ से आपको प्राप्त हुए, है ना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, यहाँ से इन्होंने समाज में विभाजन करना सीखा, मतलब समाज को विभाजित करना, समाज में लोग कैसे रहते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, इन सभी चीज़ों का उल्लेख यहाँ पे मिलता है आपको, और साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से पता चलता है कि उन लोगों ने आग का प्रयोग करना सीख लिया, बिल्कुल, है ना। निरंतर के माध्यम से पता चलता है कि उन लोगों ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था। और यहाँ से अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिले, मतलब पहले के समय में कुछ लोग जो जिसका मतलब वो देहांत हो जाता था, तो किस प्रकार से उन शवों को दफनाते थे, इन सभी जानकारियाँ से मिलते हैं। जैसे हम आगे बात करें इसमें, ये लोग आत्मा की अमरता को महत्व देते हैं, मतलब ये मानते थे कि किसी इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा अमर रहती है। इसके बाद अंतिम संस्कार में शव को नदी में बहाने, गड्ढा खोदकर दफनाने एवं लकड़ियों को प्रयोग करके जलाने भी साक्ष्य मिले हैं। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के शव को नदी में बहाने, मतलब पहले के समय में एक शव को नदी में फेंक देते थे, बहा देते थे, या फिर गड्ढा खोद कर दफना देते थे, या फिर लकड़ियों का प्रयोग करके उसको जला देते किसी अन्य स्थान पर। ये सभी साक्ष्य हमको यहाँ पे मिले हैं। आगे बात करते हैं, यह लोग और परलोक दोनों पर विश्वास करते थे, है ना। निरंजल थल का पहला सांस्कृतिक मानव कहा गया है। हाँ बिल्कुल, निरंजल थल को पहला सांस्कृतिक मानव कहा गया है। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद आया मानव था क्रोमोगोनेन, इसका आईक्यू से बहुत अधिक था। जो आया था क्रोमोगोनेन, इसका आईक्यू बहुत अधिक था, हम मनुष्य से ज़्यादा है। उसके बाद है इसका उसके बाद आए होमोसेपियंस, मतलब हम, या द पीपल ऑफ इंडिया। लास्ट स्टेज थी मनुष्य की, है ना। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, भारत में मानव के साथ सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान में एक पठार पड़ता है, कोटवा का पठार। यदि आपसे पूछे भारत मानव के साथ सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त हुआ, आप बताएंगे पाकिस्तान में एक पठार पड़ता है जिसका नाम है कोटवा का पठार। यहाँ पर एक खोपड़ी मिली, रामापिथेकस, संभवतः वह एक महिला की खोपड़ी थी जो कि 30 वर्ष के आसपास थी। मतलब एक महिला की खोपड़ी से साक्ष्य मिला जो कि 30 वर्ष की आसपास की थी, और महिला की खोपड़ी थी वो। उसके बाद दूसरी खोपड़ी मिली जिसे शिवा पिथेकस कहा गया है। और हम आगे बात करते हैं, तीसरी खोपड़ी मिली उसे हम ब्रह्मा पिथेकस कहा गया है। यह तीनों लोग शिवालिक के देव मानव कहलाए। और आगे हम बात करते हैं, भारत में सबसे पहला मानव अरुण सोनकिया ने 1982 में नर्मदा घाटी में हथनौरा में खोजा, जो कि 30 वर्ष की एक लड़की की खोपड़ी थी। तो दोस्तों, ये क्लास आपको कैसे लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस बाय सुनील सर। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं कल।